अभी ताबिश और रुखसार के दरमियान बातें चल रही थी इंटरव्यू से रिलेटेड। तभी ताबिश ने अपनी पूरी काबिलियत का यकीन दिलाने की रुखसार को कोशिश की, जिसकी वजह से रुखसार अच्छी खासी इम्प्रेस भी हो चुकी थी। उसको लगने लगा था ये पोस्ट ताबिश के लिए ही बनी है। और रुखसार मुस्कुराहट अपने लबों पर लिए दूसरा सवाल पूछने लगी, अच्छा ताबिश ये बताइए आपको ये जॉब क्यों चाहिए? नया सवाल पूछा गया था तो ताबिश ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से जॉब तलाश कर रहा हूँ, मगर अब तक सारी कोशिशें बेसूद रही, नाकाम रही। आज आपकी कंपनी से मुझे कॉल आई, आपकी तरफ से कॉल आई, इसलिए मैं बिल्कुल यहाँ पर चला आया। ताबिश ने इस बार भी साफ गोई से काम लिया था, यानी उसने अपना पॉइंट क्लियर किया था। रुखसार ने अपने सामने रखी फाइल को बंद किया और साइड में रखी हुई अलमारी की तरफ वो घूम गई। तभी ताबिश की निगाहें रुखसार के उकब में गई तो उसे एक झटका सा लगा, क्योंकि वहां दीवार पर एक खोपड़ी थी जिसकी आंखों में सुर्ख गड्ढे नजर आ रहे थे। तभी उसकी मध्यम सी चीख निकल गई। रुखसार अचानक एकदम से पलटी। तभी ताबिश ने रुखसार के इस रिएक्शन पर घबराते हुए पीछे उसके इशारा करते हुए कहा, वो खोपड़ी? तभी रुखसार ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खोपड़ी तो हमारी कंपनी का मोनोग्राम है, जो ताबिश आपको कंपनी में हर जगह पर नजर आएगा। बल्कि अगर आपको हायर कर लिया जाता है तो जो बैच आपको ड्रेस के साथ दिया जाएगा उस पर भी यही मोनोग्राम, यही लोगो बना हुआ रहेगा। रुखसार के लहजे में शीरी का एक जहां आबाद था। उसकी आवाज इतनी मीठी और लहजा इतना अच्छा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा शक्कर में कीड़े पड़ ही जाते हैं और जरा मीठा इंसान के लिए जहर बन ही जाता है। तो ताबिश को भी कुछ ऐसा ही मालूम हुआ था। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब सी होने लगी थी। उसने कुर्सी के दोनों बाजू अपने हाथ से कस के पकड़ लिए थे और न जाने क्यों अब उसका दिल बैठता सा ही चला जा रहा था। एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर पैदा हो रही थी। सुर्ख रोशनी में सुर्ख बूंदें दिखाई दी और वो उन बूंदों को अपने चेहरे पर गिरता हुआ महसूस कर सकता था, मगर फिर भी जॉब की उसे इतनी ज्यादा जरूरत थी कि वो चुपचाप खामोशी के साथ बैठा रहा। तभी रुखसार फिर से मुखातिब हुई और कहने लगी, मिस्टर ताबिश आप सैलरी कितनी लेंगे? तो ताबिश ने खोए खोए लहजे में कहा, तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए। तभी रुखसार बोली, बहुत खूब, मुनासिब पैकेज है। वैसे आप तो जानते ही होंगे कि हमें नाइट स्टाफ चाहिए, यानी हमारे वहाँ आपको जॉब पर नाइट में आना पड़ेगा। इस जुमले पर ताबिश अच्छा खासा हैरान हुआ और आंखें उसकी एक लम्हे के लिए फैल गईं। तभी वो मुख्तसर से इतना ही कह पाया, टाइमिंग क्या होगा? तो रुखसार ने कहा, रात 8 से सुबह 4 बजे तक। वो बगौर ताबिश को घूर रही थी और उसके लबों पर एक बेमायनी मुस्कुराहट भी थी, जिसे फिलहाल ताबिश समझने से परे था। तभी ताबिश ने बमुश्किल उससे सवाल पूछा, जॉब की डिस्क्रिप्शन बता सकती हैं मुझे आप? तो रुखसार कहने लगी, जी जी बिल्कुल। शुरू में आपको मार्केटिंग में रखा जाएगा, जिसमें आपको बाहर से 18 से 20 उम्र के लड़कों को ऑफिस में भेजना है। अगर आप ये काम अच्छे से कर लेते हैं और आप लड़कों को अंदर अच्छी खासी तादाद में भेजते हैं तो आपको फिर ऑफिस के अंदर का काम दिया जाएगा, यानी आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप अंदर के कामकाज फिर संभालेंगे, जिसमें आपको कुछ पैकेट्स बनाने हैं और उन्हें लाकर रूम में बाहिफाजत रखना है। अगर उसके बाद इस काम में भी आप हमारे स्टाफ का दिल जीतने में कामयाब रहे तो आपको उसके बाद स्टाफ के सीनियर मेंबर्स में शामिल कर लिया जाएगा और आपका प्रमोशन और भी बढ़ जाएगा। तब जाकर आप अपनी मर्जी के शिकार खुद ही ढूंढ सकते हैं। रुखसार ने अच्छे से ताबिश को तफसील बता दी थी। ताबिश तो अपनी कुर्सी पर हक्का बक्का सा रह गया था। बज़ाहिर मेडिसिन की नजर आने वाली इस कंपनी में न जाने कौन सा काम सर अंजाम हो रहा था। उसे कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैली और फिर उसने वहां से खिसकना ही सही समझा। तभी उसने कहा, सॉरी मैडम, मेरा ख्याल नहीं है कि मैं इस जॉब के लिए बेहतर हूँ और मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं इस जॉब को कर पाऊंगा। उसके बाद ताबिश ने यह कहकर उठना चाहा, लेकिन वो फिर भी उठ ना पाया। उसे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस कुर्सी पर चिपक गया हो। उसने अपने बाजू यानी हाथ हिलाना चाहे, लेकिन वो अपनी जगह पर जम से गए थे। तभी ताबिश ने हैरत से रुखसार की तरफ देखा तो उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट नुमाया थी। तभी उसने शैतानी आवाज में कहा, यहाँ से उठने के लिए ना सिर्फ तुम्हें जॉब के लिए पूरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, बल्कि जॉब के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करना पड़ेगी, वरना। और उसने दास्तां अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी,
जो कि एक गहरी ज़रफ़ थी। उठने की कोशिश करते हुए ताबिश ने इक्तिसार किया और कहने लगा, वरना क्या करोगे तुम लोग? तो रुखसार कहने लगी, वरना तुम इस कुर्सी से जिंदगी भर तक उठ नहीं सकोगे ताबिश। उसके बाद रुखसार अपनी जगह से उठी और दरवाजे के बाएं जानिब रखा हुए वाटर कूलर में से उसने पानी का एक गिलास भरा। तभी ताबिश ने नजरें घुमाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पानी नहीं बल्कि खून था, जो उस कांच के गिलास में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। उसके बाद ताबिश की तो ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे रह गई। नजरें झुकी तो दूसरी ज़रब लगी, क्योंकि रुखसार के पैर अजीब से थे। अब तो ताबिश के लिए अगली सांस लेना भी दुश्वार हो चुकी थी और खौफ के पसीने से वो बुरी तरह से शराबोर हो चुका था। कलेजा उसका हलक तक आ गया था। तभी उसने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। आंखों में उसकी आंसुओं का डेरा जम गया था और वो बिलक बिलक कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, मगर रुखसार को तो जरा सा भी रहम उस पर ना आया। शैतानी मुस्कुराहट उभरी और उसके बाद रुखसार धीरे धीरे ताबिश के करीब आने लगी। अब तो ताबिश को जैसे सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। वो अपने जिस्म को उस कुर्सी से अलग करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर सब की सब कोशिशें उसकी नाकाम रही। तभी रुखसार फिर से बोली, कोशिश बेकार है मिस्टर ताबिश। यहाँ इंटरव्यू के लिए लोग आते तो हैं लेकिन वापस नहीं जाते। इस बात पर रुखसार की आंखों में वहशत का समा था। सुर्ख बूंदें उसके चेहरे पर बहने लगी थी और ताबिश को भी अपने चेहरे पर सुर्ख मादे का एहसास हुआ। वो सियाह मादा बहता हुआ जब उसकी जीन्स पर गिरा तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गई थी, क्योंकि वो मादा कुछ और नहीं बल्कि खून था। सर उठाकर जब उसने ऊपर देखा तो छत पर एक खून की लकीर थी जो कतरा कतरा बनकर उसके चेहरे पर टपक रही थी। कोई है? वो चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिवाय हंसने की आवाज के कुछ भी सुनाई उसे ना दिया। तभी दरवाजा खुला और बहुत सारे लोग अंदर दाखिल हुए। उन सब की आंखों में खून बह रहा था और उन लोगों के नाखून खौफनाक हद तक बड़े हुए थे। उनकी खाल जली हुई जैसे तेजाब में झुलसा दी गई हो। ताबिश चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। सब उसे नोचने के लिए आगे बढ़े, मगर उसकी शर्माई ना हुई और सबने फिर ताबिश को बुरी तरह से दबोच डाला। रात के 12 बज चुके थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और रास्ते में जाहिद की बाइक का टायर पंचर हो गया था। वो गुस्से में बाइक से उतरा और हेलमेट उतारकर इधर उधर देखने लगा और कहने लगा, ओह शिट, इसे भी यहीं पर खराब होना था। भला अब इस सुनसान इलाके में कौन जाग रहा होगा? किससे मदद तलब करूं? वो गुस्से में बड़बड़ाया। तभी उसे अपने शानों पर यानी कंधे पर एक हाथ का एहसास हुआ। वो बरजुस्ता पलटा तो वहां पर एक नौजवान मौजूद था, ब्लू जीन्स और चमकदार शर्ट पहने हुए। उसे एक शीरी लहजे ने इस्तितार किया था। उसके बाद जाहिद कहने लगा, जी मैं कंपनी में यहाँ पर इंटरव्यू देने आया था, लेकिन मेरा टायर रास्ते में पंचर हो गया। और उसने हकारत भरी नजरों से फिर अपने टायर को देखा। तभी उस बंदे ने कहा, यानी आप जाहिद हैं, मैंने ही आपको फोन किया था इंटरव्यू के लिए, आइए आप मेरे साथ, मुझे वहां जाने का शॉर्टकट मालूम है। जाहिद को ये बात सुनकर काफी खुशी हुई। उस अंधेरी रात में उसे कोई तो मिला जो उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। उसने बाइक को साइड में खड़ा करके लॉक किया और उस अजनबी के पीछे चल दिया। तभी जाहिद ने एक जुल्मत भरी बिल्डिंग में दाखिल होते हुए पूछा, भाई आपका नाम क्या है? तो उस बंदे ने कहा, मेरा नाम ताबिश है। एक पुरअसरार लहजा गोया हुआ था। जाहिद तो आगे बढ़ गया, मगर ताबिश पलटकर मुस्कुराया था और अब ताबिश की आंखों से भी खून बह रहा था। यकीनन उस दिन उन जिन्नातों ने, उन जिनजादी ने ताबिश को भी उन सब लोगों में शरीक कर लिया और अब ताबिश भी शिकार ढूंढ के लाने का काम कर रहा था। और अब कंपनी के लिए पहला शिकार वो ढूंढ चुका था और इधर जाहिद अपने होने वाले अंजाम से बेखबर ताबिश के पीछे जा रहा था और वो भी इंटरव्यू के लिए रुखसार के केबिन में जाने वाला था।